हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सुपर स्पेशल सेशन में। सुपर स्पेशल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो आप सभी का सपना ज़रूर होगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे बने। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या होता है, तो यूपीएससी क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है, कौन कौन सी आपको पोस्ट इसके अंतर्गत मिल सकती है, कैसे इसकी तैयारी होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो ये सेशन पूरी तरह से डेडिकेटेड है टू दिस टॉपिक दैट ऑल अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आज के इस सेशन में हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीएससी है क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या खुद ये एक एग्जाम है। इसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है आपकी, एज लिमिट क्या होती है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये यूपीएससी की बिल्डिंग के बाहर का पिक्चर है और यहाँ पहुँच के फोटो खिंचाना एक सीरियस एस्पिरेंट की बहुत बड़ा सपना होता है। तो यहाँ पे जो भी लोग इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचते हैं उनका जो इंटरव्यू होता है वो यहीं होता है यूपीएससी की बिल्डिंग में, और उनका सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि यूपीएससी की बिल्डिंग के बाहर एक फ़ोटो क्लिक कराया जाए। तो अगर आप लोग भी सीरियस हैं इसके बारे में तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कमीशन है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। और अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो यूपीएससी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि एग्जाम्स करा के रिक्रूट करता है लोगों को अलग अलग सर्विसेज के लिए। जैसे कि यूपीएससी एक सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ग्रुप ए सर्विसेज के लिए स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को रिक्रूट करता है जब वो एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। मतलब ये है कि ग्रुप ए सर्विसेज क्या है, ग्रुप ए ऑफिसर्स क्या हैं, ये भी बात करेंगे। तो इसके आगे बात करते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि यूपीएससी जो है इसमें आपको पता होगा कि यूपीएससी क्रैक करेंगे तो आईएएस बनेंगे या फिर आईपीएस बनेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बस इतना ही पता होता है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया है। यूपीएससी में सिर्फ आईएएस और आईपीएस नहीं बनते हैं, इसके अंतर्गत 3 तरह की सर्विस एलोकेशन होता है। तो यूपीएससी बेसिकली जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कराती है ना, ये हर साल में एक बार होती है। और ये जो यूपीएससी एग्जाम होती है इसमें 3 तरह की सर्विस एलोकेशन होता है। पहला होता है ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं। उसके अलावा ग्रुप ए सर्विसेज होती है जिसको हम सेंट्रल सर्विसेज भी कहते हैं, और फिर होती है ग्रुप बी सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों का ये मिथ क्लियर कर दूं कि यूपीएससी से सिर्फ आईएएस या सिर्फ आईपीएस बनते हैं। तो आप लोगों ने इन टॉपर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, कई सारे टॉपर्स के आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, कई सारे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स से आप इंस्पायर हुए होंगे, कई सारे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स के आपने एंट्री वीडियोस देखे होंगे। वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बड़ा मिथ ये क्लियर करना पड़ेगा कि यूपीएससी से सिर्फ आईएएस या आईपीएस बनते हैं, ऐसा नहीं है। आईएएस और आईपीएस मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज ज़रूर हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, लेकिन इसके अलावा भी सर्विसेज हैं। जैसे कि टोटल मिला के आप देखोगे तो 24 सर्विसेज अलोकेट की जाती हैं। ये 24 सर्विसेज कौन कौन सी हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विसेज को ऑल इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। उसके अलावा ग्रुप ए की जो सर्विसेज हैं इसमें आईएफएस यानी कि फॉरेन सर्विसेज, आईआरएस यानी कि रेवेन्यू सर्विसेज, आईएएस, पीओएस यानी कि पोस्टल सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज आती है ग्रुप ए के अंतर्गत। ग्रुप बी के अंतर्गत आती है ऐसी सर्विसेज जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के अंतर्गत रिक्रूटमेंट होता है। ओके, इसी के साथ में दिल्ली, अंडमान निकोबार, जो इन सब एरियाज की सिविल सर्विसेज है उसका, पौंडीचेरी, इन सब सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट होता है वो भी यूपीएससी कराती है थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और ये आता है अंडर ग्रुप बी। तो इस तरह से कुल मिला के 24 सर्विसेज के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
अब देखो बात करते हैं यूपीएससी पैटर्न की। तो आपको समझना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करने में कुल मिला के आपको 10 महीने का समय लग सकता है, अगर आप एक के बाद एक सारी जो स्टेजेस हैं वो क्लियर कर लेते हो, क्योंकि ये पूरी एग्जाम साइकिल 10 महीने की है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हो तो आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में, और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सर्विस अलोकेशन किया जाता है। तो एक एक करके डिटेल में समझते हैं एक एक स्टेज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स की। यूपीएससी प्रीलिम्स में पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसको सीसैट भी कहते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है, इसमें आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स। ये जो पेपर है जीएस पेपर 1, इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर्स का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और ये जो पूरा पेपर होता है ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, अगर आपको ये पेपर पास करना है तो हर साल इस पेपर का कट ऑफ आता है, उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ता है। ओके, इसके पहले ज़रूरी है जानना सीसैट के बारे में। सीसैट जो है ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटीज़, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जैसे टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये भी 200 नंबर का होता है। ओके, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन ये वाला जो पेपर है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, यानी कि 200 में से आपको 66.6, आप कह सकते हो 66 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। अगर आप 66 मार्क्स का जो पॉइंट है, 66 मार्क्स जो थ्रेशोल्ड, अगर वो क्रॉस कर जाते हो, इसका मतलब आपका ये पेपर निकल रहा है। इसमें कोई हर साल का कट ऑफ नहीं होता है, तो ये क्वालिफाइंग होता है और ये कट ऑफ बेस्ड होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जो यूपीएससी में है वो ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ठीक है, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 1/3 मार्क्स कटते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिल रहे थे, तो आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस बेसिस पे आपके यहाँ पे नंबर कटते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोनों पेपर में। ओके, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में। तो प्रीलिम्स अगर आप क्रॉस करते हो, प्रीलिम्स अगर आप क्रैक करते हो, यानी कि आपने निकाल लिया 66 मार्क्स लाके, जनरल स्टडीज पेपर 1 निकाल लिया कट ऑफ क्लियर करके, नाउ आप जाते हो मेंस स्टेज में। ओके, और सबसे ज़्यादा छटनी जो होती है ना वो यहीं होती है। नाउ मेंस में जब आप जाते हो तो आपसे बेसिकली आपको 9 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले होते हैं ऐसे का पेपर होता है एक, ठीक है, ये 250 मार्क्स का होता है। इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें आप 22 जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके ये पेपर दे सकते हो, ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। लेकिन याद रखना कि इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का जो ये पेपर होता है 300 नंबर का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओके, इसके अलावा ऐसे का पेपर होता है, फिर जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 होता है, और ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं। ओके, ऐसे, ये एक ऐसे, इसके अलावा 4 ये पेपर और 2 ये पेपर, कुल मिला के हुए 7 पेपर। ये 7 पेपर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, और ये सातों पेपर जो है ना ये 250 मार्क्स ईच के होते हैं। तो इन पेपर्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। समझना ये कि 250 और ये 7 पेपर, तो कुल मिला के यहाँ पे 1750 मार्क्स के आपका मेंस होता है, जिसमें इन दोनों पेपर्स के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं। ओके, तो 1750 मार्क्स का आपका टोटल मेंस होता है। इसमें एक एक सब्जेक्ट में, एक एक पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये मैं कभी डिटेल में एक और वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें हम डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको मोटा बताऊँ तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, आर्ट एंड कल्चर आता है। हिस्ट्री, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में पॉलिटी आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमी आती है, एनवायरनमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है, और जनरल स्टडीज पेपर 4 में एथिक्स आता है। अभी टेंशन मत लो, एक एक करके हम चीज़ें समझेंगे, अभी सिर्फ आप पैटर्न समझो। एक और वीडियो लेकर आऊँगी मैं, उसमें हम सिलेबस की बात करेंगे। ओके, इसके अलावा ऑप्शनल पेपर जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शनल का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, चूज़ करने को मिलता है। आप कोई भी एक ऑप्शनल चूज़ करके
उससे ये 2 पेपर दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से ऑप्शनल होते हैं। PSIR होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंथ्रोपोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, बहुत सारे ऑप्शनल्स का आपको चॉइस मिलती है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो लाएंगे, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे 1750 मार्क्स का टोटल मेरिट बनती है कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो इन 7 पेपर्स में। उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ बनता है, उसके बाद आप इंटरव्यू स्टेज में जाते हो। यहाँ पे होती है आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके वीडियोस आप जनरली यूट्यूब पे देखते हो, वो मॉक इंटरव्यूज होते हैं। उससे थोड़ा सा अलग होते हैं एक्चुअल इंटरव्यूज, बेसिकली लगभग वैसे ही अलाइनमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू स्टेज जो होती है वो लास्ट होती है। जब आप ये इंटरव्यू, अच्छा ये इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 275 मार्क्स इसके और 1750 नंबर इसके, कुल मिला के 2025 मार्क्स के ऊपर मेरिट बनती है। अगर आप यहाँ इंटरव्यू स्टेज को क्रैक कर लेते हो और 2025 मार्क्स के ऊपर आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में, तो आप फिर उन 24 सर्विसेज के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंस एंड बेस्ड अपॉन योर मार्क्स आपको फिर सर्विस एलोकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है वो मैं पहले बता देती हूँ। देखो, आप लोगों को बहुत लोग कहते होंगे कि यूपीएससी मोस्ट कॉम्पिटिटिव है, बहुत टफ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे है। इसका एग्जाम्पल भी है मेरे पास, ठीक है। लगभग 10 से 11 लाख लोग हर साल यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन प्रीलिम्स जो कि पहली स्टेज है उसमें बैठते हैं सिर्फ 5 लाख लोग। लगभग मोटा मोटा फिगर बता रही हूँ, तो 5 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और अल्टीमेट सिलेक्शन जो होता है वो होता है कुछ 800 से 1000 लोगों का। ये अलग अलग वैकेंसीज हर साल आती हैं, उस बेसिस पे मैं फिगर बता पा रही हूँ। 800 से 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। अब आपको ये 10 लाख या 11 लाख का फिगर नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि एक्चुअल में जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो होते हैं कुछ 2 से 2.5 लाख। तो आपका कंपटीशन एक्चुअल में इन 2 से 2.5 लाख से है, ओके। और इस कंपटीशन से आपको यहाँ तक पहुँचना है। 2 से 2.5 लाख में अगर आप हैं तो आपको इस 800 से 1000 वाली लिस्ट में पहुँचना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ओके। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 चीज़ें जाननी है आपको बहुत ज़रूरी। पहला तो दैट यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपकी मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स ऑफ एज, ओके। 21 ईयर्स के आप होने चाहिए हो। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये कि आपके पास कोई ना कोई एक डिग्री होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो। तो ग्रेजुएशन चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, प्राइवेट हो या कैसा भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रॉपर एक ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी के लिए। नाउ बात करेंगे कि भाई क्या क्या एज लिमिट है और कितने अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी वालों को कुल मिला के 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और 32 ईयर्स की एज तक आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं और 35 ईयर्स की एज तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो 9 अटेम्प्ट एंड 35 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 37 ईयर्स की एज तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हो और अटेम्प्ट्स पे कोई पाबंदी नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो 37 ईयर्स की एज तक। और अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हो तो आपकी एज लिमिट होती है, हाईएस्ट एज लिमिट होती है 42 तक की एज तक आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 32 इज़ द हाईएस्ट एज लिमिट और 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और कितने अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि भाई अभी हम 11th या 12th में हैं या 10th में हैं, कौन सी स्ट्रीम हमको लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, पढ़ाई करें अभी प्राइवेट की, प्रॉपर स्कूल जाएं, कैसा करें। तो सबसे पहले स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि आप स्ट्रीम यूपीएससी के हिसाब से मत चुनो, जो आपको पसंद है ना सब्जेक्ट, उस हिसाब से चुनो। अगर आपको
फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद है तो आप वो चुनिए, बायोलॉजी पसंद है वो चुनिए, कॉमर्स पसंद है वो चुनिए, आर्ट्स पसंद तो आर्ट्स चुनिए, ठीक है। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए, आर्ट्स वाले सब लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रीम आप कोई भी चुन सकते हैं बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। और मैं आपको सजेशन दूंगी कि 11th और 12th की प्रॉपर पढ़ाई कंप्लीट करो, पहले स्कूल का जीवन जी लो, उसके बाद यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। और आपका काफ़ी कुछ हिस्सा आपकी फाउंडेशन से शुरू होता है, ठीक है। आपने जो स्कूल में पढ़ाई की है ना, आपको बहुत काम आती है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन एक एक करके चीज़ें देखते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अगर आप प्रिपेयर करने का सोच रहे हो यूपीएससी के लिए, तो कुछ बेसिक एकदम चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। पहला तो इसका सिलेबस डाउनलोड करो। अब सिलेबस कहाँ से आएगा? यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, www.upsc.gov.in, ये यूपीएससी की वेबसाइट है। इस पे जाइए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो बहुत जल्दी हम सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो और इसको घोट लो, देखो कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ओके। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स से आप शुरू कर सकते हो। ये देखो कि पिछले जो साल गए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीलिम्स में, मेंस में, यहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। न्यूज़पेपर को डेली रेफर करो। अब न्यूज़पेपर मेजरली 2 न्यूज़पेपर आप रेफर कर सकते हो, एक तो है द हिंदू, ठीक है, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। ये 2 न्यूज़पेपर में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप रेफर कर सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो। हिंदी मीडियम से हो तो भी मैं आपको कहूँगी कि इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप डेली बेसिस पे दैनिक जागरण नाम का एक न्यूज़पेपर आता है, उसको रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ आपको करनी चाहिए कवर, ठीक है। एनसीईआरटीज़ आपका फाउंडेशन बनाती है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी चाहिए। इसके साथ में नोट मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके खुद के नोट्स बनाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। 2-3 बार जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया फिर अपने नोट्स बनाओ। साथ में आंसर राइटिंग आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तो आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो लाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए। एंड टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कि मुझे इतना सिलेबस या इतना एरिया कवर करना है मंथली या वीकली बेसिस पे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रैटेजी के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई डिमांड है, कोई डाउट है यूपीएससी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ये तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। नाउ अंत में मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप लोग इसके पैटर्न को, इन सभी चीज़ों को समझ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, इसीलिए आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आया होगा कि आपको एक आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन क्यों बनना है मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और साथ में कमेंट ज़रूर करना अपने डाउट्स और ये आंसर इसका कि आपको आईएएस या आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।